So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 2023 के पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने सेक्शन ए को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए एंड उसके बाद में इस वीडियो के साथ में आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी आप लोग को पता है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज चल रही है, जिसका ही ये लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट पेपर। सो हम ये बेसिकली हमारा थर्ड पेपर है, ठीक है। 2025 2024 का पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम लोग 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एंड उसके अंदर भी सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेक्शन बी हम लोग आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो सेक्शन है आपका दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। एंड ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना आपको, इनके साथ में आंसर्स दिख रहे हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ठीक है। ये जो है बेसिकली दीज आर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ठीक है। ताकि आपको पता रहे कि अच्छा इतना लिखने पे आपको मार्क्स इतने मिलेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। चलो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एंड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 70। इसका ए पार्ट है, फ्रॉम विच एंड ऑफ द ओव्यूल एंड हाउ डज द pollen tube gain its entry into the embryo sac of a hibiscus flower, ठीक है। यानी कि आपसे ये पूछा हुआ है कि हिबिस्कस फ्लावर के एम्ब्रियो सैक के अंदर ओव्यूल के किस एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। हिबिस्कस फ्लावर के एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के किस एंड से एंटर करती है। सो बेसिकली इट हैपेंस फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड थ्रू द सिनर्जेट्स, ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस और फिलिफॉर्म, ठीक है, ठीक है। बेसिकली थ्रू द सिनर्जिड्स होता है। और आप क्या लिख सकते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। फिलिफॉर्म एपरेटस का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हमने ये पढ़ा था कि इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। सो दिस वाज फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। बी पार्ट है, स्टेट द फेट ऑफ मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब बच्चे पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट बच्चों को लगता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फेट ऑफ द मेल न्यूक्लियाई आपको बताना है। अब ध्यान से देखो, वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको पेन बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एंड इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। बेसिकली जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं पोलन ट्यूब में, आपको उनका फेट बताना है, ठीक है। सो क्या होगा बेसिकली, एक जो पोलन जो मेल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एक जो बेसिकली मेल न्यूक्लियस होगा, वो क्या करेगा बेसिकली, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा एंड वहां पर ट्रिपल फ्यूजन होता है। एंड ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है विच इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। एंडोस्पर्म फॉर्म होता है विच इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, ओके। एंड जो अदर मेल न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, एक्सेल न्यूक्लियस के साथ में फॉर्म फ्यूज करता है एंड वहां पर क्या करता है बेसिकली, जाइगोट बनाता है, ठीक है। यानी कि जाइगोट जो बन रहा है वो बन रहा है फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। सो ये जो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड जो ट्रिपल फ्यूजन वहां पर अकर हो रहा है, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है बेसिकली, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेसिकली, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या देखने मिल रहे हैं, जाइगोट जो है, ठीक है, जाइगोट वहां पर देखने को मिल रहा है, डिप्लॉयड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म देखने मिल रहा है, ठीक है। सो ये हो गई बात
17 क्वेश्चन के बी पार्ट की। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपसे थोड़ा 3 मार्क्स में पूछा होता तो आप लोग इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। India is the seventh largest country in the world in terms of total land area, including land and water. ठीक है, write the value of land area of our country in terms of percentage of the world. Okay, mention then what makes India one of the 12 mega diversities countries of the world. ठीक है, आपसे बेसिकली उन 5 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर, इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। अब आपको बताना है कि हमारी कंट्री का परसेंटेज लैंड एरिया वैल्यू कितना है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली 2.4%। ठीक है, वो कितना है? 2.4%। फिर आपको बताना है, ठीक है, कि इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उनमें कंसिडर किया जाता है। उसका क्या रीजन है? उसका क्या रीजन है? बेसिकली 2.4% लैंड एरिया होने के बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर, ढंग से लिखते हैं इसको, है ना थोड़ा, चलो, इवन, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी check my pen tab once. I guess now it will work fine. Okay, अभी देखते हैं। इवन आफ्टर ऑक्यूपाइंग, ठीक है, और कवरिंग ओनली 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है, ठीक है, इंडिया जो है वो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में, ठीक है, इंडिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, उसके शेयर, ठीक है, जो इंडिया का ग्लोबल डाइवर्सिटी शेयर है वो कितना है? 8.1%। ठीक है, 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया सोलली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि इतना कम लैंड एरिया ऑक्यूपाई करने के बावजूद, ठीक है, टोटल लैंड एरिया में से, ठीक है, उसके बावजूद इंडिया का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी, ठीक है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी शेयर जो है दैट इज 8.1%। ठीक है, जो कि काफी हाई नंबर है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि इंडिया को वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पार्ट ए, वेक्टर्स। अच्छा, आप देखो इसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने मिल रही है। ठीक है, वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, हमें पता है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं? बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओराई या ओरी, जो भी आप बोलते हैं इसको, इन दिस वेक्टर। अब ओरी होता क्या है? इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक है, ओरी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। अब इसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है। फिर क्या पूछा हुआ है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ वेक्टर्स यूज फॉर क्लोनिंग जीन्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि आपको एक एक वेक्टर का नाम बताना है जो कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर यूज होता है फॉर जीन क्लोनिंग। ठीक है, वो आपको बताना है। अच्छा, अब ओरी क्या होता है? बेसिकली इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम विच रेप्लिकेशन स्टार्ट। नाम में क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देखिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब ओरी से लिंक्ड होता है ना, तब वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, सो अगर जो है बेसिकली वो वहां से अटैच नहीं होगा तो वहां पर जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखो, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। ओके, मैंने आपको बता दिया। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। अब जो लिंक डीएनए उसका कॉपी नंबर कंट्रोल करने के लिए भी
यही सीक्वेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब सीबीएसई मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, कि आप एक इनमें से आंसर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फुल मतलब 1 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 मार्क्स का है। अब आपको क्या बताना है, प्लांट वेक्टर और एनिमल वेक्टर बताना है। प्लांट्स के अंदर क्या हो सकता है बेसिकली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, एंड एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस, ठीक है। ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अब ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, राइट हाउ एन एलियन डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। यानी अगर एलियन डीएनए को एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस कराना है तो कैसे कराएंगे, प्लांट सेल में कराना है तो कैसे कराएंगे। अगर एनिमल सेल में कराना है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जा सकता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस में यही होता है। प्लांट सेल के अंदर अगर कराना होगा, ठीक है, तो वहां पर बायोलिस्टिक्स और जीन गन यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर एनिमल सेल के अंदर करवाना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेक्टर जो है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर आपसे वेक्टर का नाम पूछा हुआ है, तो वहां पर रेट्रोवायरस का नाम आया था, तो ऑब्वियसली वहां पर रेट्रोवायरस जो है वो बेसिकली उसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। वहां पर क्या किया जाएगा, जो एनिमल सेल्स है दे आर इन्फेक्टेड विद डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से किया जा सकता है, यूजिंग बायोलिस्टिक्स, और उसको जीन गन भी बोलते हैं। अब क्या होता है, प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, दे आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं किसके होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के, ठीक है, जिन पे क्या होते हैं बेसिकली डीएनए कोटेड होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, डीएनए कोटेड होता है, ठीक है, डीएनए कोटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, कितना महंगा होता होगा सोचो, है ना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बाय थ्रू डिलीवरिंग जीन बाय डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। अब इनमें से भी आप एक लिख देंगे तो आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। Plant capture only 2 to 10% of the photosynthetically active radiations of the sun, and this small amount of energy is able to sustain the entire living world. During this process, ecosystems are in consonance with the last two laws of thermodynamics. Explain. क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, समझते हैं इसको। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिनको ना पार भी बोला जाता है, ठीक है, ओनली 2 to 10% ऑफ दी रेडिएशन जो होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, उनमें से सिर्फ 2 to 10% ऑफ द रेडिएशन को प्लांट कैप्चर करते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये जो 2 to 10% ऑफ एनर्जी है, दिस एनर्जी इज इनफ टू सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। इनफ है तभी तो हम लोग चल पा रहे हैं ना, ऑब्वियसली, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इकोसिस्टम्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द लास्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब लास्ट टू थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ की अगर बात की जाए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, who are capturing these photosynthetically active radiations either directly or indirectly. That means unidirectional flow of energy हो रहा है from sun to producers and then to consumers, ठीक है। एनर्जी का फ्लो जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। फ्लो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, फर्स्ट लॉ से ये क्या कर रहा है बेसिकली, इट इज इन कॉन्सोनेंस विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन दीज प्रोड्यूसर्स। कौन से प्रोड्यूसर्स, हु आर कैप्चरिंग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लॉ की अगर बात की जाए, तो ऑर्गेनिज्म जो है दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, ठीक है। सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है,
उनको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी भी तो चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सके जो उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ताकि क्या हो सके बेसिकली, देखो यूनिवर्स की ना टेंडेंसी होती है, ठीक है, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, ठीक है। सो उसको वो काउंटर एक्ट कर सके, उसके लिए उनको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो बेसिकली इस तरीके से सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से वहां पर सेकेंड लॉ को बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन था वो बच्चों को थोड़ा सा जो है बेसिकली क्या लग सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है, बट थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आई गेस ये इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। The diagram given below shows a developmental stage of human embryo. Answer the following questions with reference to it. ठीक है, अब बेसिकली आपको डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो दिखाया हुआ है। अब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। आपको एक पार्ट एक्स दिखाया हुआ है, कॉम्पोनेंट एक्स, कॉम्पोनेंट वाई, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड नेम द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन, ठीक है, यानी कि कौन सा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो शो किया हुआ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। ओके, अच्छा, मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन, ठीक है, ठीक है। एक विमेन के अंदर, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा वो बताना है आपको। अच्छा, फंक्शन बताना है ऑफ ईच ऑफ द टू पार्ट्स लेबल्ड एक्स एंड वाई। जो पार्ट एक्स और पार्ट वाई मेंशन किए हुए हैं, आपको इनके फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। वो फंक्शन वो जो पार्ट है उनका आइडेंटिफिकेशन करना आपको आना बहुत जरूरी है। जब आपको आइडेंटिफिकेशन आता है फंक्शंस तभी तो बताओगे, ऐसे ही आप किसी के भी फंक्शंस तो नहीं लिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, सो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, दैट इज यूट्राइन वॉल और द एंडोमेट्रियम और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है। अब अगर बात की जाए एक्स की, ठीक है, सो एक्स क्या है बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। दोबारा लिख देते हैं, ओके। आउटर मोस्ट लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एंड ये किस चीज में हेल्प करती है? जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन इन यूट्रस और इन द अटैचमेंट ऑफ और इन द अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होता है उससे अटैचमेंट में भी हेल्प जो करती है वो ट्रोफोब्लास्ट करती है। वाई जो है बेसिकली वाई इज रिप्रेजेंटिंग इनर सेल मास, ठीक है। वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई इज रिप्रेजेंटिंग इनर सेल मास। अब यही वो इनर सेल मास होता है दैट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। यही जो इनर सेल मास होता है ना, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, ओके। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमने सेक्शन बी जो है वो बेसिकली डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। दैट मीन्स दिस सेक्शन इज फॉर 21 मार्क्स, ठीक है। दिस सेक्शन इज फॉर 21। चलो एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए इज नेम द टू प्राइमेट एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस हु एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, जो मिलियन ईयर्स अगो है ना, इसको स्मॉल में ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, और बिलियन ईयर्स अगो को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको टू प्राइमेट एंसेस्टर्स बताने ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमंस। प्रेजेंट डे ह्यूमंस कौन है? हम लोग, ठीक है, यानी कि होमो सेपियंस, ठीक है। आपको इनके टू प्राइमेट एंसेस्टर्स बताने हैं जो अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सो फर्स्ट कैन बी ड्रायोपिथेकस एंड द सेकंड कैन बी रेमापिथेकस, ठीक है। अच्छा, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स व्हेन एंड वेयर दे डिड ऑस्ट्रेलोपिथेकियंस लिव, ठीक है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकियंस थे वो कहाँ पे रहते थे एंड कब रहते थे, ठीक है।
वो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। तो ये जो थे बेसिकली दीज वर एग्जिस्टिंग अराउंड बिफोर 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 मिलियन, बिफोर बोल रही हूँ, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड कहाँ पर? इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है, इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है। ओके, अब ये ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आप याद रखते हैं, लिखा हुआ है, वो एज इट इज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं यहाँ पे कुछ समझा नहीं रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन आपने एज इट इज, अगर आपको पता आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के अंदर आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं। जो होमो हैबिलिस थे उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, ठीक है, उनकी जो बेसिकली ब्रेन कैपेसिटी है, दैट इज, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैज हैपेंड, ओके जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ। तो होमो हैबिलिस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी, दैट वाज बिटवीन 650 टू 800 सीसी। अब ये सीसी क्या होता है? सीसी इज क्यूबिक। I don't know, there is something wrong with my pen tablet, not wrong with my writing. Okay. So cc is cubic centimeter, ठीक है। अच्छा, होमो इरेक्टस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी, दैट वाज 900 सीसी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो होमो हैबिलिस थे, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ठीक है, प्रोबेबली उन्होंने बोला है, ठीक है, यानी कि शायद, ठीक है। एंड जो होमो इरेक्टस थे, दे प्रोबेबली एट, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली दो डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, मैंने बोला ना, ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। एंड इट वाज फ्रॉम चैप्टर इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, अभी तक हमने ये थर्ड पेपर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एंड आई वुड से ये वाला जो पेपर था 2023 का, जो पेपर था कंपैरेटिवली 2024 और 2025 के पेपर से थोड़ा एनालिटिकल एंड थोड़ा सा आई वुड से डिफिकल्ट बच्चों को लगा होगा, ठीक है। सो जो 2024 में बच्चों ने पेपर दिया, 2025 में जो बच्चों ने पेपर दिया, आई वुड से वो जो बच्चे थे वो लकी थे। एंड आई होप कि आप लोग भी लकी हो, आप लोग का भी पेपर जो है वो थोड़ा इजी आए। बट अगर थोड़ा टफ भी आएगा तो क्या है, आप लोग इतने सारे पेपर्स एनालाइज करके जाएंगे। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो आप लोग का भी पेपर बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी, ठीक है। चल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट है, इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बी पार्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन द मोस्ट feared प्रॉपर्टी ऑफ एन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, सबसे पहले डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है? सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, ठीक है। यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वहां पर क्या होते हैं, एक तो जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत रैपिड होगा, एंड वो क्या करेंगे बेसिकली, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उसको भी डैमेज करेंगे। बेनाइन ट्यूमर के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज कंपैरेटिवली स्लो, एंड वो जो है वो बेसिकली इट इज कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, वो ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर कन्फाइंड है, एंड इट डज नॉट इफेक्ट और डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ना, दे शो मेटास्टैसिस। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो दे डज नॉट शो मेटास्टैसिस, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली मेटास्टैसिस शो नहीं करते, ठीक है। मेटास्टैसिस क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। चलो, कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, विच इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज मेटास्टैसिस। क्या होती है? दैट इज मेटास्टैसिस। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ा हुआ है आपने वैसे तो। बट क्या होता है बेसिकली, सेल्स फ्रॉम दीज ट्यूमर्स स्लो ऑफ एंड दे रीच डिस्टेंट साइट्स। ऊपर मैंने बोला डिवाइड करेंगे रैपिडली एंड नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करेंगे। इनके जो सेल्स होते हैं वो डिस्टेंट साइट्स तक पहुंचते हैं, किसके थ्रू? थ्रू ब्लड,
ठीक है, वेर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी, वहीं पे नया ट्यूमर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे नया ट्यूमर स्टार्ट कर देते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो कैंसर होता है, ठीक है, वो भी यू नो इन्हीं पर्टिकुलर रीजंस की वजह से जो है बेसिकली होता है, ठीक है। एंड ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये जो है वो बेसिकली ज्यादा डिसरप्टिव होता है, ज्यादा डैमेजिंग होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज, विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम ओनली, बोल दिया उन्होंने, डायग्राम ओनली। अब मेरे जैसा इंसान जिसकी ड्राइंग बहुत गंदी है, वो शायद यहाँ पे ना डर जाए, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोड़ भी नहीं सकते अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, बिकॉज एवरी मार्क्स काउंट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपसे वो डायग्राम ही पूछेंगे। सो डायग्राम्स आपको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, शो इन 3 steps द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर1 एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर1 और डीएनए लाइगेज कैसे होता है, वो आपको यहाँ पर शो करना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से आया हुआ है, यानी कि उससे पहले भी आया हुआ था, ठीक है। दैट मीन्स जो बात मैं आपको बोल रही हूँ कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम नहीं देगा, सिमिलर दे देगा, तो वो सच है, ठीक है, यू कैन बिलीव मी। अब देखो यहाँ पर आपको ना मार्क्स भी दिखाए हुए हैं कि आपने ये ड्रॉ ड्रॉ किया तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया, ये ड्रॉ किया हाफ मार्क्स मिल गया। अब ये डायग्राम ना इजी है, मेरे जैसा इंसान जिसकी ड्राइंग गंदी है वो भी बना सकता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द वेक्टर डीएनए, यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिखाई है GAATTC, ठीक है। अब जो इको आर1 एंजाइम है, वो इस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, ये इस सीक्वेंस के अंदर क्या करता है, जी एंड ए के बीच में कट लगाता है, ठीक है। क्या करेगा, जी एंड ए के बीच में कट लगाएगा। अच्छा, पहले मैं एक काम करती हूँ, नीचे भी बना लेती हूँ ना, GAATTC, ठीक है, पैलिंड्रोम है। अब देखो यहाँ पर कट लगा, ठीक है, ये बात हुई वेक्टर डीएनए की। फॉरेन डीएनए में भी सेम चीज होगी। अब क्या हुआ, वेक्टर डीएनए में जब इको आर1 ने जी एंड ए के बीच में कट किया, तो वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली फॉरेन डीएनए में भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। किस तरीके से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, GCTTAA, ठीक है, ये हो गया। एंड बच क्या जाएगा, AATTC, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, ये हो गया, ये किससे ज्वाइन करेगा, यहां पर ज्वाइन करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेसिकली, जो वेक्टर डीएनए वो फॉरेन डीएनए से ज्वाइन करेगा। आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने सेम साइट्स पे कट किया, तभी वो ज्वाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, एंड वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। बस आपको थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाना था, आपको सेम पोजीशन पे, आई वुड से करेक्ट पोजीशंस पे आपको कट शो करने थे, ठीक है। लेबलिंग आपको बहुत ढंग से करनी थी, ठीक है। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मेरे को लग रहा है ये भी इजी क्वेश्चन है। पिंक पे चलते हैं अभी। एक्सपैंड दी अब्रीविएशंस, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म्स देख के लिख दिया, ऑल्दो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके। एंड नीचे जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि आपको एक बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं वो सेम यूनिट के चैप्टर से आते हैं, ठीक है। चलो, अब मान लो यहाँ पर किसी बच्चे ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोचा यार इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, बट मान लो यहाँ पर 3 चैप्टर्स थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा होता तो। सो आपको हर चैप्टर करना है, हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को आपने अंडरमाइन नहीं करना, ठीक है, उसको कम नहीं समझना। अच्छा, 25th का ए पार्ट इज, A का फर्स्ट पार्ट इज एक्सपैंड abbreviations used for different modes of assisted reproductive technologies, जिनको ARTB बोला जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म्स बात आनी है तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ZIFT, ICSI, IUT, GIFT। अब ZIFT क्या होता है, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
आईयूटी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जीआईएफटी क्या होता है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। वेरी वेरी इजी। अच्छा, विच वन ऑफ देम कैनॉट बी कंसीडर एज अ प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ। अब ये जो ऊपर आपको चार टेक्निक यहाँ पर पूछे हुए हैं जिनके फुल फॉर्म्स आपको बताने, इनमें से कौन सा जो है वो एज अ प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ नहीं यूज हो सकता, एंड उसके आपको रीजन देने हैं। तो जो जीआईएफटी होता है ना, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसको जो है वो बेसिकली आईवीएफ के लिए नहीं यूज किया जा सकता। व्हाई? बिकॉज इट अलाउज द एग्स टू फर्टिलाइज एंड डेवलप इन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो जीआईएफटी होता है वो क्या करता है बेसिकली, इट अलाउज द एग्स टू फर्टिलाइज एंड डेवलप इन द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं एंड वो डेवलप करते हैं। ठीक है, बट आईवीएफ के अंदर क्या होता है, इट प्लेस द डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग जो होता है जायगोट, उसको यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ ये किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रीजन हो गया। एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व इन जीआईएफटी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीआईएफटी के अंदर इन विवो फर्टिलाइजेशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो बेसिकली नहीं कंसीडर किया जा सकता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प के बीच में आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है। ठीक है, सिनकार्पस पिस्टिल एंड एपोकार्पस पिस्टिल के बीच में बताना है, प्रिम्यूल और रेडिकल के बीच में। अब ये जो आपसे पूछा हुआ है, ये पूरा आपसे 3 मार्क्स में पूछा हुआ है एंड 3 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स ईच पार्ट इज फॉर 1 1 मार्क्स। ठीक है, चलो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प की अगर बात की जाए, सो पेरिस्पर्म न्यूसेलस इन सम सीड्स। ठीक है, पेरिकार्प के अंदर क्या होता है, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। ठीक है, सिनकार्पस ओवरी के अंदर फ्यूज पिस्टिल होते हैं, एपोकार्पस के अंदर फ्री पिस्टल्स होते हैं। ठीक है, प्लूम्यूल के लिए क्या होगा, बेसिकली प्लूम्यूल का होता है इट इज द फ्यूचर स्टेम। ठीक है, वही तो क्या होता है बेसिकली, डेवलप्स इनटू स्टेम। रेडिकल जो होता है डेवलप्स इनटू रूट। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर रूट है। अच्छा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल जो होता है दैट इज प्लूम्यूल, एंड शूट टिप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये लोकेटेड होगा। अब टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल होता है रेडिकल, एंड इट इज एट द रूट टिप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया इस सेक्शन में 22, 23, 24, 25। चलो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल्स। ओके, फ्रॉम वेयर वन कैन ऑब्टेन स्टेम सेल्स इन ह्यूमन। ओके, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स इन ह्यूमन इन क्यूरिंग ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, दे हैव दिस एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड करेंगे एंड किसी भी ऑर्गन के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज देयर यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज देयर यूनिक प्रॉपर्टी। ह्यूमंस के अंदर स्टेम सेल्स कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, फ्रॉम बोन मैरो, फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फ्रॉम इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को अक्सर नहीं पता होता। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स इन क्यूरिंग ह्यूमन डिसीजेस। अच्छा, डायबिटीज ट्रीटमेंट वाया फॉर्मिंग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, वहां पर ये क्या हो सकता है बेसिकली, जो स्टेम सेल्स हैं उनको यूज करके वहां पर क्या हो सकता है, डिसीज क्योर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या किया जा सकता है, रिस्टोरेशन ऑफ विजन बाय इंजेक्टिंग स्टेम सेल्स टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, reduces pancreatic cancer, to treat genetic disorders like cystic fibrosis, spinal cord injury, heart disease और any other correct applications जो भी आपको आती हैं उनमें से। ठीक है, ये हो गई बेसिकली बात स्टेम सेल्स के फंक्शंस की, या वो क्या ह्यूमन डिसीज क्योर करने के अंदर एप्लीकेशन शो करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Treatment of wastewater is done in a sewage treatment plant to make it less polluting.
एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, जो एसटीपीज होते हैं, उनके अंदर, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर किया जाता है ताकि उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया जा सके। अब उसके अंदर ये टर्म्स जो है, या वो जो ये प्रोसेसेस है, या ये जो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उनका क्या रोल है वो आपको बताना है। प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। प्राइमरी स्लज क्या होता है, बेसिकली देखो, ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है, बेसिकली दिस इज द फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, दिस इज द फिजिकल ट्रीटमेंट। मैं समझा देती हूँ आपको। सो वहां पर क्या होता है, बेसिकली जितने भी सॉलिड्स होंगे दे विल सेटल डाउन, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान। एंड वो क्या करते हैं, बेसिकली वहां पर प्राइमरी स्लज फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, एंड वहां पर जो एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया के फ्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज जो है, अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है ना, इट इज एरोबिक ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो वहां पर काम में आते हैं। ठीक है, दैट दोज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। सो जो एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स होते हैं ना, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगल मैश, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट हुज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, बीओडी की दो फुल फॉर्म्स होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दोनों गलत नहीं होती है। सो वहां पर बीओडी क्या हो जाता है, बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो वहां पर वही क्या होता है, बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म होता है। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट और एरोबिक माइक्रोब जो है, ठीक है, उनके इफेक्ट की वजह से वहां पर एक सेडिमेंट फॉर्म होता है जहां पर बीओडी रिड्यूस हो चुका होता है, एंड वही क्या होता है, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वो टैंक्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, कंपोनेंट्स की भी बात हो रही है। सो वो टैंक्स होते हैं जहां पर एक्टिवेटेड स्लज जो है, दैट इज ट्रीटेड विद एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, वो जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, दैट इज ट्रीटेड विद anaerobic bacteria now in these anaerobic sludge digesters। वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, बेसिकली, ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे, एंड वहां पर मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर फॉर्म करते हैं, जिसको बायोगैस भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बेसिकली बायोगैस भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पर इनके रोल्स हो गए। ठीक है, चलो, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस सेक्शन का भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पेडिग्री चार्ट शो किया हुआ है, एंड आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने। ठीक है, सो इस पेडिग्री चार्ट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, फिर इसको हम लोग एक एक करके जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको हम लोग आंसर करेंगे। ओके ओके, सो अब इस पेडिग्री चार्ट को देखते हैं। अब इस पेडिग्री चार्ट में ये जो है बेसिकली पेरेंट्स हो गए। ठीक है, स्क्वायर जो होता है इट रिप्रेजेंट्स मेल, सर्कल इट इज फॉर फीमेल, एंड यहाँ पर आपको जो सर्कल है वो शेडेड देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स जो फीमेल है दैट इज इफेक्टेड। ठीक है, अब इनके जो प्रोजिनीस थे, ठीक है, इनके जो प्रोजिनीस थे वो कौन थे, थ्री, इंडिविजुअल थ्री एंड इंडिविजुअल फाइव। ठीक है, अब इनका जो एक सन है दैट इज अनइफेक्टेड, एंड एक सन जो है दैट इज इफेक्टेड। अब इनके जो इंडिविजुअल थ्री था, दैट मीन्स इनका जो फर्स्ट सन था उसकी शादी हुई एक फीमेल से, इंडिविजुअल फोर से, एंड उनके जो ऑफस्प्रिंग थे, इंडिविजुअल थ्री और फोर के जो ऑफस्प्रिंग थे, फर्स्ट वॉज इफेक्टेड मेल, ठीक है, इफेक्टेड बॉय, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इंडिविजुअल सेवन, एंड जो ऑफस्प्रिंग फीमेल ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, दैट इज इंडिविजुअल एट, दैट इज अनइफेक्टेड। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जो इंडिविजुअल फाइव था, ठीक है, जो इंडिविजुअल फर्स्ट और सेकंड का सेकंड चाइल्ड था, इफेक्टेड मेल, ठीक है, उनकी शादी हुई एक अनइफेक्टेड फीमेल से, एंड उनका जो चाइल्ड था दैट वाज इंडिविजुअल नाइन, ठीक है, इट वाज
और ही वॉज एन इफेक्टेड मेल। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ट्रेट है ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ठीक है, आपको ये बताना है एंड आपको उसके रीजंस भी देने हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेट है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव क्यों है, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए ना, ये जो ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रेट यहाँ पर क्या होगा, ये रिसेसिव ट्रेट होगा। उसका रीजन क्या है, पहले पढ़ो फिर आप समझो। इंडिविजुअल 3 and 4 both do not suffer from the disease but have passed it into offspring individual number 7। अब देखो, जो इंडिविजुअल 3 और 4 थे, क्या वो दोनों इफेक्टेड थे? दोनों में से एक भी पेरेंट इफेक्टेड नहीं था, बट उनका जो ऑस्प्रिंग 7 था, इन जो इंडिविजुअल 7 था, ठीक है, वो वहां पर क्या था, इफेक्टेड था। ठीक है, तो अनइफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल 7, उन्होंने ये जो डिसीज है वो उसको ट्रांसमिट किया। दैट मीन्स वो जो ट्रेट आपको देखने मिल रहा है, ठीक है, डिसीज नहीं, वो जो ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वहां पर रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के अंदर वो नहीं था, बट फिर भी वो ट्रेट इंडिविजुअल जो ऑस्प्रिंग इंडिविजुअल था उसके अंदर देखने मिला। दैट मीन्स वो जो ट्रेट हो गया वो वहां पर रिसेसिव हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ वो जो ट्रेट है दैट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। ठीक है, वो आपको बताना है एंड उसके भी आपको रीजन देने हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑटोजोमल। ठीक है, ये जो ट्रेट है दिस इज ऑटोजोमल। क्यों ऑटोजोमल है, बिकॉज बोथ द सेक्सेस हैव इक्वल चांसेस ऑफ हैविंग द ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मेल इंडिविजुअल होंगे वहां पर ये ट्रेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो फीमेल इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर ये ट्रेट कम होने के चांसेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोथ दी सेक्सेस हैव इक्वल चांस ऑफ हैविंग दिस ट्रेट। दैट मीन्स ये जो ट्रेट है इट इज ऑटोजोमल। ठीक है, अब अमंग इंडिविजुअल 3, 4 and 7 विच वन इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल 3, 4 और 7 में से कौन से वाला इंडिविजुअल जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए होमोजाइगस है, तो हमको पता चल रहा है कि होमोजाइगस कौन हो जाएगा, यहाँ पर इंडिविजुअल 7 हो जाएगा। ठीक है, जो होमोजाइगस हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट दैट विल बी बेसिकली इंडिविजुअल नंबर 7। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली वो हो जाएंगे इंडिविजुअल 7। ठीक है, चलो, सो बेसिकली इसी के साथ में हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस कर लिया। अभी 21 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन था, 10 मार्क्स का पहले वाला था, दैट मीन्स हमने 31 मार्क्स का पेपर आज आपका ये वाला डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग सेक्शन डी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दोनों जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस है एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। दैट मीन्स ये जो सेक्शन रहने वाला है दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, एंड इसके अंदर आएगा आपको दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।